ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब की आवाज कोर्टरूम में गूंजी। साधना बनाम सुधीर तलाक का मामला। दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रिश्तों की गहराई को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। सुधीर ने हैरानी से अपने वकील की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हैं? साधना का वकील भी खड़ा हो गया। पर जज साहब, मेरे मुवक्किल साफ कर चुके हैं कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उनके बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। जज ने अपना चश्मा उतारा और दोनों को घूर कर देखा। वकील साहब, रिश्ते सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं होते। मैं ऐसे कई केस देख चुका हूं। गुस्से में, जल्दबाजी में लोग तलाक का फैसला कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। इसलिए कानून ने कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान रखा गया है। पर जज साहब, बस अब कोई दलील नहीं। जज साहब की आवाज में सख्ती आ गई। अदालत साधना और सुधीर को 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड देती है। आप दोनों एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहेंगे। क्या? सुधीर और साधना एक साथ चिल्लाए। ये नामुमकिन है। सुधीर खड़ा हो गया। मैं इस औरत के साथ एक दिन भी नहीं रह सकता, और मैं भी इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती। साधना भी बोली, मैं इसके घर वापस नहीं जाऊंगी। जज साहब ने गहरी सांस ली। अगर आप दोनों को कानूनी तौर पर तलाक चाहिए तो आपको अदालत का आदेश मानना होगा। इन 6 महीनों में आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अगर कोई भी पक्ष इस शर्त को तोड़ता है तो तलाक की अर्जी हमेशा के लिए खारिज कर दी जाएगी। और हां, जज ने सुधीर की तरफ देखते हुए कहा, पति अपनी पत्नी की हर जरूरत का ख्याल रखेगा और पत्नी घर की जिम्मेदारी संभालेगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। पति पत्नी कुछ वक्त साथ बिताएं, बातचीत करें और रिश्ता बचाने की कोशिश करें। शांत मन से सोचें कि क्या आप दोनों सच में अलग होना चाहते हैं या फिर रिश्ता सुधार सकते हैं। सुधीर और साधना एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखों में आग थी। एक दूसरे के साथ रहना, वो भी 6 महीने, ये तो किसी सजा से कम नहीं था। पर जज साहब, साधना ने कुछ कहना चाहा। अदालत ने फैसला सुना दिया है। अगला केस। जज साहब ने हथौड़ा पटका और केस बंद हो गया। कोर्ट के बाहर सुधीर गुस्से में दीवार पर मुक्का मार रहा था। 6 महीने? 6 महीने उस औरत के साथ कैसे रहूंगा मैं? शांत हो जाइए सुधीर जी, वकील ने कहा। बस 6 महीने की बात है। इसे एक सजा समझकर काट लीजिए, फिर हमेशा के लिए आजादी। दूसरी तरफ साधना अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी। मां, मुझे फिर से उसी घर में जाना पड़ेगा, उसी आदमी के साथ। मैं नहीं रह पाऊंगी मां, वो रो रही थी। हिम्मत रख बेटा, 6 महीने की ही बात है, फिर हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। साधना ने आंसू पोंछे। 2 घंटे बाद सुधीर अपनी कार में साधना के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। साधना अपना बैग लेकर आई और पीछे की सीट पर बैठ गई। सुधीर ने शीशे से उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस कार स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते दोनों में कोई बात नहीं हुई। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, जिसे सुनते ही दोनों असहज हो गए। फिर सुधीर ने गुस्से से रेडियो बंद कर दिया। घर पहुंचकर साधना अपना बैग लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी। रुको, सुधीर ने कहा, गेस्ट रूम में नहीं, अपने कमरे में रहो। सुधीर ने ठंडी आवाज में कहा, कोर्ट ने हमें पति पत्नी की तरह रहने को कहा है, तो हम एक ही कमरे में रहेंगे। साधना सन्न रह गई। क्या? नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। तो मत रहो, सुधीर ने कहा। जाओ अपने वकील को बताओ, केस खारिज हो जाएगा और फिर सड़ते रहेंगे जिंदगी भर इसी रिश्ते में। साधना के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बेडरूम की तरफ चली गई। वही बेडरूम जो कभी उनके प्यार का गवाह हुआ करता था। दरवाजा खोलते ही उसे वो सब याद आ गया। दीवारों पर उनकी शादी की तस्वीरें, बेड पर रखा वो बड़ा तकिया जिस पर वो दोनों साथ सोते थे। साधना की आंखों में आंसू आ गए। सुधीर बाहर लिविंग रूम में खड़ा था। उसे अदालत के फैसले पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने दिल को सख्त कर लिया। 6 महीने, उसने खुद से कहा। तारांकन, बस 6 महीने का वनवास, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर वो नहीं जानता था कि यही समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। उस 6 महीने के वनवास के शुरुआती दिन किसी सजा से कम नहीं थे। पहली रात ही सुधीर ने बिस्तर के बीचों बीच तकियों की एक दीवार खड़ी कर दी थी, एक सीमा रेखा जिसे लांघने की इजाजत किसी को नहीं थी। साधना जब सुबह उठी तो उसने देखा कि सुधीर पहले ही उठकर जा चुका था। साधना बाथरूम में गई तो शीशे के सामने शेविंग का सामान फैला पड़ा था। थोड़ी देर बाद सुधीर का गीला तौलिया बिस्तर पर पड़ा था।
वही आदतें जिन पर कभी साधना प्यार से लड़ती थी तो कभी झगड़ पड़ती थी। आज वो सब देखकर उसके अंदर नफरत का एक लावा उबल पड़ा। उसने तौलिया उठाया और गुस्से से जमीन पर फेंक दिया। कभी नहीं सुधर सकता ये आदमी, वो गुस्से से चिल्लाई। किचन में जाकर उसने गैस जलाई, चाय बनाने लगी। एक कप, फिर रुक गई। उसे जज साहब के शब्द याद आ गए, तारांकन पति पत्नी की तरह रहना होगा, जिम्मेदारियां निभानी होंगी। उसने दांत भींच लिए, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। उसने बेमन से दूसरा कप निकाला, 2 कप चाय बनाई। सुधीर बालकनी में अपनी कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। सुबह के 7 बजे भी उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी थीं। साधना ने चाय की ट्रे उठाई और बाहर आई। उसने बिना कुछ बोले 1 कप सुधीर के सामने की मेज पर रखा। सुधीर ने ऊपर देखा भी नहीं, बस हूं कहा और फिर से लैपटॉप में देखने लगा। साधना बालकनी की रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने चाय की चुस्की ली। तभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नजर पड़ी। वहां बुजुर्ग अंकल मिस्टर रमेश मेहता अपने फ्लैट के बाहर खड़े थे। सुधा, अरे भाई कहाँ हो? रमेश जी पुकार रहे थे। आ रही हूं जी, बस 2 मिनट, अंदर से सुधा जी की आवाज आई। तुम हर बार 2 मिनट कहती हो और 10 मिनट लगाती हो, रमेश जी ने हंसते हुए कहा। तो क्या करूं, आपके लिए तैयार होने में वक्त तो लगता है ना? नहीं तो आप ही कहोगे कि मैं अच्छे से तैयार नहीं होती, कहते हुए सुधा जी बाहर आईं। उनके सफेद बालों में लाल गुलाब का गजरा लगा था। अरे वाह, आज तो तुम और भी खूबसूरत लग रही हो, रमेश जी की आंखें चमक उठीं। चलो भी, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, बूढ़े हो गए लेकिन अब भी रोमांस ही सूझता है, कहते हुए सुधा जी शर्मा गईं। रमेश जी पास आए और प्यार से उनके गजरे को ठीक करने लगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था, अब बिल्कुल परफेक्ट। अरे अब चलो ना, सुधा जी बोली तो रमेश जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और दोनों हाथों में हाथ डाले बातें करते हुए हंसते हुए सैर पर जा रहे थे। ये सब देखकर साधना का चेहरा तमतमा उठा। सुधीर भी अब चाय पीते हुए बालकनी में खड़ा था। वो भी यही दृश्य देख रहा था। साधना ने गुस्से से सुधीर को देखा। ये देखो, ऐसे होते हैं पति पत्नी, ऐसे होते हैं रिश्ते। 70 साल की उम्र में भी देखो कितना प्यार है एक दूसरे में। और एक पति जो मुझे मिला, किस्मत ही फूटी थी मेरी। सुधीर ने चाय का एक घूंट पिया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, तो ठीक है ना, अब होने तो जा रहे हैं हम अलग। अब कोर्ट ने जो टाइम दिया है साथ रहने के लिए, उसे तो जैसे तैसे काटना ही पड़ेगा, वरना मैं तो तुम्हें एक दिन भी नहीं झेल पाता। साधना की आंखें लाल हो गईं। और मैं कौन सी मरी जा रही थी तुम्हारे साथ रहने के लिए? मैं तो खुद तुमसे अलग रहना चाहती थी। जैसे तैसे ये समय काट रही हूं, उसके बाद तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। एक बार आजादी मिल जाए, फिर मैं भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगी। सुधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुधीर के ऑफिस जाने के बाद साधना ने बिखरे हुए घर को देखा। सोफे पर पड़े कुशन, मेज पर रखे चाय के खाली कप, फर्श पर फेंका हुआ सुधीर का गीला तौलिया, हर चीज जैसे उसे मुंह चिढ़ा रही थी। ये घर कभी उसका अपना हुआ करता था। उसने एक एक कोना बड़े प्यार से सजाया था, पर अब ये बस 4 दीवारें थीं, एक कैदखाना जहां उसे 6 महीने काटने थे। वो लिविंग रूम में आई और सोफे पर बैठ गई। उसकी नजर सामने दीवार पर लगी उनकी शादी की तस्वीर पर पड़ी। एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें सुधीर ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था और दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार था। एक ऐसा प्यार जो दुनिया की हर मुश्किल से लड़ जाने का दम भरता था। साधना की आंखें भर आईं। वो तस्वीर के पास गई और उस पर जमी धूल को अपनी उंगलियों से साफ करने लगी, और जैसे ही धूल हटी, यादों का एक पूरा सैलाब उसके दिलो दिमाग पर छा गया। जब जिंदगी एक खूबसूरत सपना थी। उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। सुधीर एक फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने अभी अभी एक आईटी कंपनी में ज्वाइन किया था। सैलरी कम थी पर सपने बड़े थे। और साधना एक जिंदादिल लड़की जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। उसे पैसों से ज्यादा प्यार की कीमत पता थी। मैं अभी ज्यादा नहीं कमाता, सुधीर ने पहली मुलाकात में ही ईमानदारी से बता दिया था। कंपनी वाले दिन रात काम करवाते हैं, देर रात तक भी काम करना पड़ता है। शायद मैं तुम्हें वो सब ऐशो आराम न दे पाऊं जिसकी तुम हकदार हो। साधना मुस्कुराई थी। मुझे ऐशो आराम नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। हम दोनों मिलकर अपना आशियाना बनाएंगे। और उन्होंने बनाया भी। एक छोटा सा किराए का घर जिसे साधना ने अपने हाथों से सजाया। सुधीर दिन रात काम में व्यस्त रहता,
घर में भी रातों को जाग जाग कर प्रोजेक्ट डेडलाइंस पूरी करता और साधना उसका हर कदम पर साथ देती। उनका प्यार ऐसा था कि लोग मिसालें देते थे। वो लड़ते भी थे, पर उनकी लड़ाई में भी प्यार छिपा होता था। सुधीर को अपनी चीजें फैलाकर रखने की आदत थी और साधना को सफाई पसंद थी। सुधीर, ये गीला तौलिया कम से कम बाहर रस्सी पर तो टांग सकते थे तुम, साधना चिल्लाती। अरे यार, भूल गया, सॉरी। सुधीर आकर उसे पीछे से गले लगा लेता। अब माफ कर दो मेरी जान, और साधना का सारा गुस्सा पिघल जाता। धीरे धीरे सुधीर का करियर सेट होने लगा। उसे प्रमोशन मिला, सीनियर डेवलपर बना, घर में पैसा आने लगा। वो एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गए। साधना, अब तुम नौकरी छोड़ दो, एक दिन सुधीर ने कहा। मैं चाहता हूं तुम आराम करो, अब मेरी सैलरी अच्छी है। साधना भी घर के काम और नौकरी का लोड एक साथ उठाकर परेशान हो गई थी। ऊपर से दोनों को एक दूसरे के लिए समय भी नहीं मिल पाता था, तो उसने नौकरी छोड़ दी। साधना को लगा शायद अब सुधीर और वो एक साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे, पर हुआ इसका उल्टा। सुधीर अब टीम लीड बन गया था। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। रात रात भर वो काम में व्यस्त रहने लगा। वीकेंड्स पर भी उसे ऑफिस जाना पड़ता था। ऑनसाइट ट्रिप्स के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता। ज्यादा कमाने की चाह में, बेहतर पैकेज पाने की होड़ में वो सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात तक घर लौटता। फिर शिकायतें शुरू हुईं। सुधीर, आज फिर लेट आओगे क्या? मैंने तो सोचा था कि आज हम डिनर बाहर करेंगे। सॉरी साधना, प्रोडक्शन इशू है, रात भर काम करना पड़ेगा। तुम कुछ बनाकर खा लेना, अगले वीकेंड पर पक्का बाहर डिनर करेंगे। सुधीर, इस संडे कहीं बाहर चलें? बहुत दिन हो गए। एक हफ्ते बाद साधना बोली। नहीं साधना, क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग है, अगले हफ्ते पक्का। लेकिन वो अगला हफ्ता कभी नहीं आया। साधना अकेली पड़ने लगी। वह घर अब उसे काटने को दौड़ता। वो सुधीर से बात करना चाहती, पर जब वो घर आता तो इतना थका होता कि सीधे सो जाता। उसकी बातें अब सिर्फ हाँ, नहीं और ठीक है तक सीमित रह गई थीं। फिर एक दिन साधना ने सुधीर को फोन पर खुशखबरी दी। सुधीर, मैं मां बनने वाली हूं। सुधीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो जल्दी घर आया था। उसने साधना को गोद में उठा लिया। अब देखो, मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा। मैं और मेहनत करूंगा, बड़ी कंपनी में ज्वाइन करूंगा, ज्यादा पैकेज लूंगा, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। सुधीर को इतना उत्साहित देखकर साधना मुस्कुरा उठी। और सच में सुधीर को एक बहुत बड़ी एमएनसी में ऑफर मिल गया। पैकेज डबल था, पर काम का प्रेशर भी डबल हो गया। वो अब सुबह 8 बजे निकल जाता और रात 11-12 बजे लौटता। साधना अकेले घर में बैठी रहती। प्रेगनेंसी के दौरान उसे सुधीर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर सुधीर हमेशा लैपटॉप में व्यस्त रहता। बस ये एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, वो कहता, फिर मैं लंबी छुट्टी लूंगा, हम तीनों साथ में घूमने जाएंगे। साधना इंतजार करती रही। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर वो दिन आया। साधना की प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो चुका था। घर में बच्चे के आने की तैयारियां जोरों पर थीं। एक छोटा सा पालना, खिलौने, नन्हे कपड़े, सब कुछ तैयार था। सुधीर और साधना दोनों अपने आने वाले बच्चे के सपने बुन रहे थे। उस दिन सुधीर की कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी चल रही थी। ये वही प्रोजेक्ट था जिसे सुधीर की टीम पिछले 8 महीनों से दिन रात एक करके बना रही थी। लॉन्च के दिन शाम से लेकर देर रात तक सभी का ऑफिस में रहना जरूरी था। साधना, आज मुझे देर हो जाएगी, सुधीर ने सुबह ऑफिस जाते हुए कहा था। लॉन्च के बाद पार्टी भी है। ठीक है, साधना मुस्कुराई थी। जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल, सुधीर ने वादा किया और चला गया। शाम के 8 बजे सुधीर और उसकी पूरी टीम एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट्स और मैनेजमेंट के साथ मीटिंग में थी। प्रोजेक्ट लाइव हो रहा था। माहौल में बहुत ज्यादा तनाव था। सुधीर का फोन हमेशा की तरह मीटिंग के दौरान साइलेंट मोड पर था। इधर घर में रात के करीब 10 बजे साधना सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक उसे अपने पेट में एक तेज, असहनीय दर्द महसूस हुआ। वो दर्द से चिल्ला पड़ी। उसने घबराकर सुधीर को फोन लगाया। फोन बजता रहा, पर किसी ने नहीं उठाया। साधना ने फिर से फोन किया। 1 बार, 2 बार, 10 बार, हर बार वही नतीजा। दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे लगा कि वो खड़ी भी नहीं हो पाएगी। उसने कांपते हाथों से अपनी मां को फोन किया। मां, प्लीज जल्दी आओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जब तक उसकी मां और पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आई एम सॉरी, बच्चे की धड़कन रुक गई थी, हम उसे नहीं बचा पाए। वो शब्द नहीं थे,
वो मौत का फरमान था जिसने एक झटके में साधना की दुनिया उजाड़ दी। उधर ऑफिस में रात के 2 बजे मीटिंग खत्म हुई। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। सुधीर ने जैसे ही अपना फोन उठाया, उसकी सांसें थम गई। 10 मिस्ड कॉल्स। साधना, उसका दिल दहल गया। उसने कांपते हाथों से वापस फोन लगाया। फोन साधना की मां ने उठाया। बेटा, साधना अस्पताल में है। वो बच्चा, वो आगे बोल नहीं पाई, बस रोने लगी। सुधीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कैसे पार्किंग तक भागा, कैसे गाड़ी चलाई, उसे कुछ याद नहीं। जब वो अस्पताल पहुंचा तो साधना एक बेड पर लेटी थी। आंखें खुली थीं, पर वो छत को घूर रही थी, जैसे उसमें जान ही ना हो। सुधीर उसके पास गया। साधना ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, बस एक खालीपन था। कहां थे तुम? उसने दिल को चीर देने वाली आवाज में पूछा। मैं मीटिंग में था। सुधीर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो साधना, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? साधना की आवाज वैसी ही शांत थी। फोन साइलेंट पर था, मुझे पता ही नहीं चला। अगर तुम फोन उठा लेते, अगर तुम यहां होते, तो शायद आज हमारा बच्चा जिंदा होता, साधना ने कहा और फिर से छत को घूरने लगी। ये शब्द सुधीर के सीने में एक खंजर की तरह उतर गए। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में एक ऐसी दरार पड़ गई जो कभी भर नहीं सकी। उस दिन के बाद उनके घर में जैसे मातम पसर गया। साधना के लिए सुधीर ही उसके बच्चे की मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुका था। पर लड़ाई की शुरुआत सिर्फ उस एक रात तक सीमित नहीं रही। अब हर छोटी बड़ी बात जहर बन चुकी थी, जो उनके रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर रही थी। कुछ दिन बाद सुधीर की मां घर आईं। वो साधना के पास बैठी और सांत्वना देने के बजाय उन्होंने जो कहा उसने साधना के जख्मों को और भी गहरा कर दिया। आजकल की लड़कियों का भी समझ नहीं आता, एक बच्चा भी नहीं संभलता। हमारे जमाने में तो औरतें 4-4 बच्चे पैदा कर लेती थीं और घर खेत का काम भी करती थीं। पता नहीं तुम लोग खाती क्या हो। साधना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मदद के लिए सुधीर की तरफ देखा, जो वहीं बैठा था, पर सुधीर चुप रहा। उसने अपनी मां को एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे ही उसकी मां गईं, साधना का गुस्सा सुधीर पर फूट पड़ा। सुना तुमने? क्या कह रही थी तुम्हारी मां? और तुम चुपचाप बैठे सुनते रहे। अपनी पत्नी के सम्मान के लिए एक शब्द नहीं बोल सके। मैं क्या बोलता साधना? सुधीर ने थकी हुई आवाज में कहा। वो मेरी मां है और तुम जानती हो वो पुराने ख्यालात की हैं। उनकी बात का बुरा मत मानो। बुरा न मानूं? साधना चीखी। तुम्हारी मां ने मुझे ताना मारा और तुम कह रहे हो बुरा न मानूं? तुम अपनी मां के सामने कुछ बोल नहीं सकते। कायर हो तुम। उस दिन साधना को एहसास हो गया कि इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेली है। साधना ने नौकरी छोड़ दी थी। अब उसे हर छोटे बड़े खर्च के लिए सुधीर पर निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन उसकी एक दोस्त की शादी थी। सुधीर, मुझे कुछ पैसे चाहिए, शगुन में डालने के लिए और 1-2 ड्रेसेस भी खरीदनी है। सुधीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कितने? उसने बिना नजरें उठाए पूछा। वही कोई 10-12,000। क्या? सुधीर ने चौंक कर उसे देखा। 12,000? तुम्हें पता है इस महीने क्रेडिट कार्ड का बिल कितना आया है? गाड़ी की EMI भी जानी है। इतने पैसे तो नहीं निकल पाएंगे। साधना का चेहरा अपमान से लाल हो गया। जब मैं कमाती थी तब तो कभी मेरे खर्चों से ऐतराज नहीं था तुम्हें। आज जब तुम्हारे भरोसे हूं तो तुम्हें 12,000 भी ज्यादा लग रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था साधना। तो क्या मतलब था? यही न कि मैं अब तुम पर बोझ बन गई हूं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। मैं अपनी पुरानी साड़ी पहनकर चली जाऊंगी और कल से मैं फिर से नौकरी ढूंढूंगी। मुझे तुम्हारे टुकड़ों पर पलने का कोई शौक नहीं है। उस दिन के बाद साधना ने सुधीर से कभी पैसे नहीं मांगे। उसके दिल में ये बात घर कर गई कि उसके पति के दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। अब छोटी सी बात पर भी घर में युद्ध का माहौल बन जाता था। लगातार हो रही लड़ाइयों से सुधीर इतना थक गया था कि उसने साधना से बात करना कम कर दिया। वो घर आता, चुपचाप खाना खाता और अपने कमरे में चला जाता। एक रात साधना ने हिम्मत करके बात शुरू की। आज ऑफिस में कैसा रहा? ठीक था, सुधीर ने फोन में देखते हुए जवाब दिया। और वो नया प्रोजेक्ट मिला? हां, बस हां, साधना का सब्र जवाब दे गया। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूं सुधीर, और तुम बस हां में जवाब दे रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? सुधीर ने फोन नीचे रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। क्या बात करूं साधना?
जब भी मैं कुछ कहता हूं वो एक नई लड़ाई बन जाती है। जब मैं अपनी परेशानी बताता हूं तो तुम्हें लगता है मैं बहाने बना रहा हूं। जब मैं तुम्हारी सुनता हूं तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जज कर रहा हूं। थक गया हूं मैं, साधना। अब मेरे अंदर और लड़ने की हिम्मत नहीं बची। इससे तो अच्छा है कि हम चुप रहें। ये सुनकर साधना का दिल टूट गया। जिस आदमी से वो घंटों बातें करती थी, आज वो उससे बात करने से भी कतरा रहा था। उस रात साधना को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता मर चुका है। अब उनके बीच सिर्फ एक खालीपन था। 1 साल गुजर गया। 1 साल की नफरत, 1 साल के ताने, 1 साल की घुटन, और फिर एक दिन एक और बड़ी लड़ाई के बाद सुधीर ने हार मान ली। बस साधना, अब और नहीं, उसने थकी हुई आवाज में कहा। मैं रोज रोज मरकर नहीं जी सकता, हमें अलग हो जाना चाहिए। साधना ने कोई हैरानी नहीं दिखाई, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। ठीक है, उसने सपाट आवाज में कहा, मुझे भी ये रिश्ता नहीं चाहिए। और इस तरह उन्होंने तलाक का फैसला कर लिया। वो उस प्यार को भूल गए जो कभी उनके बीच था, और सिर्फ उस दर्द को याद रखा जो उन्हें एक दूसरे से मिला था। शाम को जब सुधीर घर आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसमें से उसने कागजात निकाले और म्यूचुअल कंसेंट वाले सेक्शन पर बिना हिचकिचाए साइन कर दिए। फिर उसने पेन साधना की तरफ बढ़ा दिया। साधना ने कांपते हाथों से पेन पकड़ा। उसकी नजर उस जगह पर थी जहां सुधीर ने साइन किए थे। एक आंसू उसकी आंख से टपककर ठीक उस कागज पर गिरा जहां उसे साइन करना था। स्याही थोड़ी सी फैल गई। उसने जल्दी से आंसू पोंछा और लगभग घसीटते हुए अपने हस्ताक्षर कर दिए। 7 साल का रिश्ता उस दिन कानूनी तौर पर अपने अंत की पहली सीढ़ी चढ़ चुका था। अगले ही दिन साधना ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़कर अपने मायके चली गई। घर इतना खाली, इतना वीरान लग रहा था कि सुधीर को दीवारें उसे खाने को दौड़ रही थीं। साधना के माता पिता ने उसे बहुत समझाया। सुधीर की मां ने भी उसे फोन करके वापस बुलाने को कहा, पर दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिरकार कोर्ट ने उन्हें 6 महीने के लिए साथ रहने का फरमान सुना दिया और साधना को वापस सुधीर के घर लौटना पड़ा। अब साधना और सुधीर एक ही छत के नीचे रह रहे थे, पर जैसे 2 कैदी एक साथ रहते हुए सजा काटने को मजबूर हों। इसी बीच उनके सामने वाले ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में मेहता दंपति रहने आए। 70 साल के रमेश जी और 65 की सुधा जी। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी साधना और सुधीर के लिए एक अनचाहा तमाशा बन गई जिसे वो देखने के लिए मजबूर थे। सुधा आंटी बेहद मिलनसार और हंसमुख थीं। उन्होंने कुछ ही दिनों में पूरी बिल्डिंग में सबसे जान पहचान कर ली। जब उन्होंने साधना को देखा तो वो भी उससे बात करने चली आईं। नमस्ते बेटा, मैं सुधा। जी नमस्ते आंटी, साधना ने बेमन से जवाब दिया। मैं तुम्हें देखती हूं, तुम ज्यादा बाहर नहीं निकलती, अकेली रहती हो क्या? नहीं आंटी, मेरे पति भी हैं, सुधीर। उस दिन के बाद सुधा आंटी का उनके घर आना जाना लग गया। कभी वो कोई बनी हुई चीज ले आती तो कभी यूं ही बात करने। कुछ ही हफ्तों में मेहता दंपति के साथ सुधीर और साधना का एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। वो बुजुर्ग दंपति बहुत ही खुशमिजाज थे। उनके सामने साधना और सुधीर भी ऐसे व्यवहार करते जैसे वो एक आदर्श पति पत्नी हो, पर हर बार जब वो बुजुर्ग दंपति को देखते उनके दिलों में एक हूक सी उठती। एक सुबह साधना बालकनी में खड़ी थी। उसने देखा कि रमेश अंकल सुधा आंटी के बालों में फूल लगा रहे हैं। अब देखो हमारी श्रीमती जी कितनी सुंदर लग रही हैं, अंकल ने कहा। साधना ने अपनी चाय का कप कसकर पकड़ लिया। उसे याद आया सुधीर भी कभी कभी उसके लिए गजरा लाता था, पर अब तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। एक हीन भावना, एक जलन, एक कसक उसके दिल में घर करने लगी। काश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती। सुधीर भी जब ऑफिस से लौटता और मेहता अंकल और सुधा आंटी को एक साथ देखकर उसके दिल में पुरानी यादें हिलोरे लेने लगतीं। मेहता दंपति का प्यार, उनका साथ, उनकी खुशियां साधना और सुधीर के लिए एक आईना बन गया था, जिसमें उन्हें अपने रिश्ते की नाकामी साफ साफ नजर आती थी। वो दोनों मन ही मन उस खुशमिजाज जोड़े से जलने लगे थे, क्योंकि वो उन्हें हर पल उनकी अपनी हार का एहसास कराते थे। और फिर वो शनिवार आया। दोपहर के 2 बजे थे। साधना और सुधीर दोनों अपने अपने कमरों में थे। सोमवार को उनकी तलाक की अगली सुनवाई थी। घर में एक अजीब सी घुटन भरी बेचैनी थी। अचानक नीचे से एक अजीब सी आवाज आई और फिर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरी बिल्डिंग को हिला दिया। सुधा, सुधा, आंखें खोलो। सुधा। ये रमेश जी की आवाज थी, पर आज उनकी आवाज में इतना दर्द, इतनी बेबसी और इतना खौफ था कि साधना के रोंगटे खड़े हो गए। साधना दौड़कर बाहर आई। सुधीर भी अपने कमरे से निकल आया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में वही सवाल था, ये क्या हुआ?
सुधीर तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। साधना भी पीछे पीछे। सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हें रमेश जी की बिलखती हुई आवाज सुनाई दी। सुधा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने कहा था ना, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं। उठो सुधा। मेहता अंकल का दरवाजा खुला था और अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। रमेश जी जमीन पर बैठे थे। उनकी गोद में सुधा आंटी का सिर था। आंटी की आंखें बंद थीं। चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर बिल्कुल निढाल था। अंकल, क्या हुआ? सुधीर दौड़कर अंदर गया। रमेश जी बिलखबलक कर रो रहे थे। पता नहीं बेटा, हम बातें कर रहे थे। अचानक इसने सीने पर हाथ रखा और गिर गई। सुधीर ने सुधा आंटी की नब्ज चेक की। वो बहुत धीमी, लगभग न के बराबर थी। अंकल, इन्हें तुरंत अस्पताल लेकर चलना होगा, कहकर सुधीर तेजी से बाहर निकला और गाड़ी की चाबी लेकर आया। गाड़ी स्टार्ट की और सुधा जी को लेकर अस्पताल के लिए निकले। अगले 10 मिनट जैसे 10 सदियों की तरह गुजरे। गाड़ी में रमेश जी बस अपनी पत्नी को हिलाते रहे। सुधा, उठो। तुमने वादा किया था, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अभी तो हमें अपने पोते की शादी देखनी है। उठो ना। इमरजेंसी वार्ड के बाहर इंतजार करते हुए साधना ने सुधीर की तरफ देखा। सुधीर की आंखों में आंसू थे, साधना की भी। 1 घंटा बीत गया और फिर डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गहरा दुख था। आई एम सॉरी, मैसिव कार्डियक अरेस्ट था, हम उन्हें नहीं बचा पाए। सुनते ही रमेश जी जमीन पर बैठ गए और फिर उस 70 साल के बुजुर्ग इंसान ने एक बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं क्या करूंगा अब? किसके लिए जीऊंगा मैं? साधना खुद को नहीं संभाल पाई। वो भी फूट फूट कर रोने लगी। सुधीर खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर वो हिल नहीं पा रहा था। आज उन्होंने देखा, जब प्यार अधूरा रह जाता है तो इंसान कैसे टूटता है। फिर मेहता आंटी के पार्थिव शरीर को घर लाया गया। वो घर जो कल तक प्यार और हंसी से गूंजता था, आज वहां मौत का एक ठंडा भयावह सन्नाटा पसर गया था। अगले 2 दिन अंतिम संस्कार की क्रियाओं और रस्मों में गुजर गए। इस पूरे समय में साधना और सुधीर ने एक शब्द भी एक दूसरे से नहीं कहा, पर वो एक दूसरे के साथ थे, एक टीम की तरह। जब रमेश अंकल रिश्तेदारों से बात करते करते टूट जाते तो सुधीर उनके कंधे पर हाथ रख देता। रिश्तेदार आते तो साधना चुपचाप उठकर सबके लिए चाय बनाने लगती। उन्होंने अपने तलाक, अपनी लड़ाइयों और अपने अहंकार को जैसे कुछ समय के लिए एक बक्से में बंद करके रख दिया था। आज एक बड़े दुख के सामने उनके अपने दुख बहुत छोटे और बेईमानी लग रहे थे। अंतिम संस्कार के बाद जब सब मेहमान और रिश्तेदार चले गए तो घर में सिर्फ रमेश अंकल, साधना और सुधीर रह गए। घर चीजों से भरा था, पर एक इंसान के बिना वो कितना खाली लगता है, ये आज उन्हें महसूस हो रहा था। साधना ने देखा, रमेश अंकल धीरे धीरे चलकर अपने बेडरूम में गए। उन्होंने दीवार पर लगी अपनी और सुधा आंटी की शादी की बड़ी सी तस्वीर को छुआ। क्यों छोड़ गई मुझे सुधा? वो तस्वीर से बातें कर रहे थे और उनकी आवाज में इतना दर्द था कि साधना का कलेजा मुंह को आ गया। कहा था ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तुम तो अपना वादा तोड़ गई। अब मैं इस खाली घर का क्या करूंगा? सुबह मुझे चाय कौन देगा? रात को मेरी कहानियां कौन सुनेगा? वो ये सब देख नहीं पाई और रोते रोते अपने फ्लैट में वापस आ गई। वो अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपनी शादी की एल्बम निकाली और उसके पन्ने पलटने लगी। हर तस्वीर में वो और सुधीर हंस रहे थे। एक तस्वीर में सुधीर उसे अपनी बाहों में उठाए हुए था, दूसरी में वो दोनों बारिश में भीग रहे थे। कहाँ गया वो सुधीर? उसने मन ही मन सोचा। कहाँ खो गई वो साधना? कुछ देर बाद सुधीर धीरे से उसके कमरे में आया। उसने साधना को एल्बम के साथ बैठे देखा। महीनों बाद आज पहली बार उसके दिल में साधना के लिए गुस्सा या झुंझुलाहट नहीं, बल्कि एक कोमल भावना जागी। उसे साधना को चुप कराने का, उसे गले लगाने का मन किया। लेकिन ये भी एक सच्चाई थी कि वो जल्द ही एक दूसरे से बहुत दूर जाने वाले थे। ये सोचकर सुधीर ने खुद को रोक लिया। अगली सुबह जब साधना उठी तो उसने देखा कि सुधीर उसके लिए पहले से ही चाय बना चुका था। उसने चाय का कप उठाया और बालकनी में आ गई। कुछ देर बाद सुधीर भी अपना कप लेकर वहां आ गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। सामने वाले घर में बिल्कुल सूनापन था। गमलों में लगे फूल अब पूरी तरह मुरझा चुके थे। ये देखकर दोनों के दिलों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ी गई। आज सोमवार है, सुधीर ने आखिरकार कहा। साधना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चाय का घूंट भरा। जाना है? सुधीर ने फिर पूछा। साधना ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक उम्मीद थी, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से अपना सिरना में हिला दिया। सुधीर ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, मैं वकील से बात कर लूंगा।
कह दूंगा कि कुछ पारिवारिक कारणों से हम आज नहीं आ सकते। पारिवारिक कारण, यह शब्द दोनों के कानों में गूंजे। परिवार, जो वो लगभग तोड़ ही चुके थे। सुधा आंटी की मौत को 1 हफ्ता बीत चुका था। सुधीर और साधना का ज्यादातर वक्त अब मेहता अंकल की देखभाल में गुजरने लगा था, जैसे वह किसी अनकहे कर्तव्य से बंधे हों। उन्होंने देखा कि एक साथी के जाने के बाद इंसान कैसे टूटता है, कैसे बिखरता है। मेहता अंकल, जो हमेशा खुशमिजाज और करीने से रहते थे, अब एक जीती जागती खामोशी बन गए थे। वो आदमी जिसने पूरी जिंदगी अपनी पत्नी के हाथ का बना गर्मा गर्म खाना खाया था, आज ब्रेड और मक्खन पर गुजारा कर रहा था। वो घंटों तक बस एक ही जगह पर अपनी पसंदीदा आराम कुर्सी पर बैठे शून्य में घूरते रहते। एक दिन दोपहर में साधना से रहा नहीं गया। उसने देखा कि अंकल ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसने किचन में जाकर दाल चावल बनाए और एक थाली में सजाकर सुधीर के पास ले गई। चलो अंकल को दे आते हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। सुधीर ने थाली अपने हाथ में ले ली। जब वो मेहता अंकल के घर पहुंचे तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था। सुधीर ने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अंदर के दृश्य ने उनके कदम वहीं रोक दिए। अंकल सोफे पर बैठे थे। उनके हाथ में सुधा आंटी की एक नीली शॉल थी, जिसे वो अपने चेहरे से लगाए हुए थे। बार बार उसकी महक ले रहे थे और उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। वो उस शॉल से ऐसे लिपटे थे जैसे वो सुधा आंटी से ही लिपटे हों, उनकी खुशबू को अपनी सांसों में भरने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि साधना और सुधीर जड़ हो गए। आज उन्हें एहसास हुआ कि जब जीवन साथी चला जाता है तो वो सिर्फ वो एक इंसान नहीं जाता, बल्कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी अपने साथ ले जाता है और पीछे सिर्फ यादें छोड़ जाता है। अंकल, साधना ने धीरे से पुकारा। अंकल ने चौंक कर उन्हें देखा और जल्दी से अपने आंसू पोंछे, जैसे कोई बच्चा अपनी गलती छिपा रहा हो। आओ बेटा आओ, हम आपके लिए खाना लाए हैं, सुधीर ने कहा और थाली मेज पर रख दी। मेहता अंकल ने खाने को देखा और उनकी आंखें फिर भर आईं। सुधा को बहुत शौक था खाना बनाने का। कहती थी, रमेश, मेरे हाथ का खाकर ही तुम्हारा पेट भरता है। बाजार के खाने में वो स्वाद कहा। उस दिन तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते हुए मेहता अंकल ने अपनी ओर सुधा जी की अनगिनत कहानियां सुनाई। वो कैसे मिले, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे उन्होंने अपना पहला घर बनाया। हर कहानी प्यार, तकरार और साथ से लबरेज थी। फिर अचानक उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने साधना और सुधीर को झकझोर कर रख दिया। तुम लोगों को पता है, मेहता अंकल ने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, हमारी भी बहुत लड़ाई होती थी। सुधा बहुत जिद्दी थी। अगर उसे कोई बात बुरी लग जाती तो वो कई कई दिन बात नहीं करती थी। साधना और सुधीर ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। उन्हें तो लगता था कि मेहता दंपत्ति का जीवन किसी परिकथा जैसा था, जहां कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गलतफहमी होती ही नहीं। शादी के शुरू के सालों में तो एक बार बात तलाक तक पहुंच गई थी, अंकल ने कहा और मुस्कुराए। एक फीकी दर्द भरी मुस्कुराहट। ये सुनकर सुधीर और साधना को एक जोर का झटका लगा। तलाक, इस रिश्ते में ये नामुमकिन था। हां, तलाक, अंकल ने उनकी आंखों में तैरती हैरानी पड़ते हुए कहा। मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं थी और उसे लगता था कि मैं उस पर ध्यान नहीं देता। हमारी भी वही शिकायतें थीं जो शायद आज हर पति पत्नी की होती हैं। हम भी अपना अपना अहंकार लेकर बैठ गए थे। मुझे लगता था कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं सही हूं, उसे लगता था कि वो अकेली है तो वो सही है। तो फिर सब ठीक कैसे हुआ अंकल? साधना ने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी, जैसे वो किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। एक दिन मैं घर आया तो देखा सुधा ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है मायके जाने के लिए। मैं भी गुस्से में था। मैंने भी कह दिया जाना है तो जाओ, मैं भी थक गया हूं रोज रोज के झगड़ों से। वो दरवाजे तक गई, फिर रुकी मुड़ी और मुझसे पूछा, सच में चाहते हो मैं चली जाऊं? अगर मैं चली गई तो ये घर नहीं रहेगा, बस एक मकान बन जाएगा और तुम इस खाली मकान में अकेले रह जाओगे। उस एक पल में उसके जाने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप गई। मेरा सारा गुस्सा, सारा अहंकार एक पल में पिघल गया। मैं दौड़ कर गया और उसे रोक लिया। उस दिन हमने तय किया कि चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, हम कभी एक दूसरे को छोड़ने की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे, लड़ेंगे, पर साथ रहेंगे। कहानी सुनाते सुनाते अंकल की आंखें नम हो गईं। जिस दिन सुधा गई उससे एक रात पहले भी हमारी लड़ाई हुई थी। किसी बहुत छोटी सी बात पर उसने कहा था, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, और मैंने गुस्से में कह दिया, सुनकर भी क्या कर लूंगा। काश उस रात मैंने उसकी बात सुन ली होती। काश मैंने उसे गले लगाकर सॉरी बोल दिया होता। आज ये पछतावा मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है बेटा, कि मेरा प्यार, मेरा साथी मुझसे एक शिकायत के साथ चला गया।
अब मैं पूरी जिंदगी इस काश के साथ कैसे जीऊंगा। मेहता अंकल की बातें, उनका दर्द, उनका पछतावा सुधीर और साधना के दिलों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उन्हें अपनी लड़ाइयां, अपना अहंकार और अपना तलाक का फैसला, सब कुछ बहुत छोटा, बहुत बचकाना और बहुत ही शर्मनाक लग रहा था। उस रात अपने फ्लैट में वापस आकर सुधीर और साधना लिविंग रूम में ही जड़वत बैठे रहे। वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि अगर आंखें मिली तो सालों से बांध कर रखे हुए सारे आंसू एक साथ सैलाब बन जाएंगे। साधना की नजर कैलेंडर पर पड़ी। तारीख देखते ही उसके दिल में एक पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। वो डिनर, उसने मन ही मन सोचा, हमारी आखिरी बड़ी लड़ाई उस डिनर पर हुई थी। उसे वो शाम हो बहू याद आ गई। उसने अपने मम्मी पापा को पहली बार शादी के बाद खाने पर बुलाया था। वो कितनी खुश थी, कितनी उत्साहित थी। उसने सुधीर से सुबह ही कह दिया था, सुधीर आज ऑफिस से जल्दी आ जाना प्लीज, मम्मी पापा पहली बार आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सुधीर ने वादा किया था, मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा। पर 7 बजे, फिर 8, फिर 9 बजे। सुधीर नहीं आया। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। साधना का चेहरा हर पल उतरता जा रहा था। वो दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठी थी, पर सुधीर नहीं आया। रात के 11 बजे जब उसके मम्मी पापा निराश होकर चले गए, तब सुधीर घर आया। सॉरी, एक जरूरी मीटिंग आ गई थी, उसने कहा, और साधना का सारा सब्र टूट गया। मीटिंग? तुम्हारी मीटिंग मेरे माँ बाप से ज्यादा जरूरी है, वो चीखी थी। तुम्हें न मेरी परवाह है, न मेरे घर वालों की। तुम्हें सिर्फ अपनी और अपने काम की पड़ी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस दिन वो इतना चिल्लाई थी कि सुधीर भी बरस पड़ा। हाँ, मेरा काम मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि उसी से ये घर चलता है। लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हें समझना ही नहीं है। पलटकर साधना भी चिल्लाई और बात इतनी बढ़ गई थी कि सुधीर गुस्से में घर छोड़कर चला गया और पूरी रात बाहर होटल में रहा। उसी लड़ाई के बाद उनके रिश्ते में वो दरार आई जो उन्हें कोर्ट तक ले गई। आज मेहता अंकल के पछतावे की आग में तपकर साधना को अपनी वो जीत कितनी खोखली, कितनी बेवकूफी भरी लग रही थी। काश उस दिन मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई होती। काश मैं ये समझ पाती कि वो भी मजबूर हो सकता है। क्या हो जाता अगर मम्मी पापा से वो बाद में मिल लेता? पर नहीं, उस वक्त तो मेरा अहंकार जीत गया था। मैंने उसे ये एहसास कराने का एक भी मौका नहीं दिया कि मैं उसकी मजबूरी समझ सकती हूं। उधर सोफे के दूसरे कोने पर बैठा सुधीर सेंटर टेबल पर रखे टीवी के रिमोट को घूर रहा था। एक और लड़ाई, एक और जख्म। उसे वो रविवार याद आया। साधना को अपना सीरियल देखना था और उसे क्रिकेट का फाइनल मैच। दोनों रिमोट के लिए ऐसे लड़ रहे थे जैसे वो कोई सल्तनत हो। तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो, साधना चीखी थी। और तुम क्या अकेली इस घर की मालकिन हो? जो तुम कहोगी वही होगा। सुधीर ने भी जहरीले शब्द उगल दिए थे। उस एक रिमोट के लिए उन्होंने एक दूसरे से इतनी कड़वी, इतनी चुभने वाली बातें कह दी थीं कि हफ्तों तक उन्होंने ठीक से बात नहीं की। एक ही घर में रहते हुए भी वो एक दूसरे के लिए अदृश्य हो गए थे। कितना बचकाना था मैं, सुधीर ने सोचा। एक मैच, एक हार जीत का खेल, जिसे मैं अपने रिश्ते की हार जीत का खेल बना बैठा। क्या मैं उस दिन ये नहीं कह सकता था, ठीक है, तुम देख लो अपना सीरियल? पर नहीं, मुझे तो अपना अहंकार जताना था, दिखाना था कि इस घर में मेरी भी चलती है। आज एक मौत का सन्नाटा देखने के बाद उन्हें अपनी वो लड़ाइयां वो जीते। वो अहंकार सब कुछ बहुत छोटा, बहुत तुच्छ और बहुत शर्मनाक लग रहा था। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो एक दूसरे को हराने की कोशिश में अपने रिश्ते को ही हरा बैठे थे। वो उस जंग के सिपाही थे जिसमें जीत किसी की नहीं हुई, बस उनका प्यार शहीद हो गया। कुछ दिन और बीते। सुधा आंटी की 13वीं की तैयारी चल रही थी। घर में पंडित जी आने वाले थे, रिश्तेदार आने वाले थे। साधना ने सोचा कि घर में थोड़ी सफाई हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो एक दिन सुबह मेहता अंकल के घर गई। अंकल, मैं थोड़ी साफ सफाई कर देती हूं, मेहमानों के लिए जगह बन जाएगी। हाँ बेटा, जैसा ठीक लगे, अंकल ने बेजान आवाज में कहा। सफाई करते करते साधना के हाथ में एक पुराना लकड़ी का बक्सा लगा। उसने बक्सा खोला। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और बहुत सारे खत थे। कुछ पीले पड़ चुके, कुछ के किनारे मुड़े हुए। वो खत मेहता अंकल ने आंटी को लिखे थे और कुछ आंटी ने अंकल को। साधना बक्सा लेकर अंकल के पास आई। अंकल? अंकल ने बक्से को देखा और उनकी आंखें तुरंत भर आईं। ये हमारी यादें हैं बेटा, हमारे प्यार के गवाह। उन्होंने कांपते हाथों से एक खत उठाया। वो सबसे ज्यादा पीला पड़ चुका था और उसके किनारे बुरी तरह मुड़ गए थे, जैसे उसे बार बार खोला और बंद किया गया हो। ये खत सुधा ने मुझे लिखा था,
उसी तलाक वाली लड़ाई के बाद जब वो जाने लगी थी पर रुक गई थी, उन्होंने वो खत साधना की तरफ बढ़ा दिया। पढ़ो बेटा। साधना ने झिझकते हुए कांपते हाथों से खत लिया। तभी सुधीर भी अंदर आ गया। क्या हुआ? ये खत है, साधना ने धीरे से कहा। आंटी ने अंकल को लिखा था। सुधीर पास आकर खड़ा हो गया। साधना ने खत खोला। पुरानी सुंदर हस्तलिपि में लिखा था। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रिय, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैं भी हूं। जब तुम गुस्से में ये कह देते हो कि जो करना है करो, तो मेरा दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। पर फिर जब मैं अकेले में बैठती हूं तो मुझे तुम्हारा वो चेहरा याद आता है जो मेरी जरा सी तकलीफ पर परेशान हो जाता है। मुझे याद आता है कि कैसे तुम पूरी रात जागकर मेरे सिर पर पट्टियां रखते हो जब मुझे बुखार होता है। मुझे याद आता है कि कैसे तुम मेरे पसंदीदा आम पापड़ लाने के लिए बारिश में भीगते हुए भी बाजार चले जाते हो। लड़ाइयां किस घर में नहीं होती, शिकायतें किससे नहीं होती, पर क्या ये शिकायतें हमारे प्यार से बड़ी हैं? मैं जानती हूं नहीं है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी जुबान पर होता है, दिल में नहीं। और मेरा गुस्सा, वो तो बस तुम्हें अपने और पास लाने का एक बहाना है। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे चाय चीनी के बिना, जैसे रात चांद के बिना। मैं तुमसे लड़ सकती हूं, पर तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं। मैं छत पर बेटा, तुम, ये रिश्ता, 7 फेरे, 7 वचन, सब कुछ राख हो जाएगा। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं सुधीर के बिना नहीं रह सकती। पर कैसे कहूं? क्या वो मानेगा? उधर सुधीर का दिल जैसे फटने को हो रहा था। वो देख रहा था कि साधना का हाथ कांप रहा है। रोक लो साधना, प्लीज रोक लो। कह दो कि तुम्हें ये तलाक नहीं चाहिए। मैं नहीं कह सकता, साधना, मुझ में हिम्मत नहीं है। पर तुम तो हमेशा मुझसे ज्यादा बहादुर रही हो। आज आखिरी बार मेरी खातिर बहादुर बन जाओ। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। मैडम साइन कीजिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं, साधना के वकील ने धीरे से कहा। साधना ने एक गहरी सांस ली और फिर एक झटके से पेन को टेबल पर पटक दिया। नहीं, मैं ये साइन नहीं करूंगी। पूरे कोर्ट रूम में जैसे बिजली कौंध गई। सुधीर की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जज साहब, तलाक के कागजों पर दस्तखत करने से पहले मैं अपने पति से एक आखिरी बार गले मिलना चाहती हूं, उसने कहा। कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। यह क्या नया नाटक है? कोई बोला। लगता है औरत का दिमाग फिर गया है। सुधीर हैरान था। वो तो सोच रहा था कि साधना तलाक देने से मना करेगी, पर यह आखिरी बार गले मिलने की बात, ये क्या थी? क्या ये अलविदा कहने का उसका तरीका था? सुधीर का वकील खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये कोर्ट की कार्यवाही का मजाक। लेकिन सुधीर ने अपने वकील को हाथ के इशारे से बैठने को कहा। साधना की यही इच्छा है तो यही सही, कहते हुए वो साधना की तरफ मुड़ा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। आज उन आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक बेपनाह दर्द, एक गहरी उदासी और बरसों का अनहा प्यार था। साधना ने कांपते हुए अपने हाथ बढ़ाए। सुधीर ने भी जैसे किसी सम्मोहन में बंद कर अपनी बाहें फैला दी और फिर वो उससे लिपट गई। साधना ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुधीर की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में इतनी जोर से भी लिया जैसे वो उसे नहीं बल्कि अपनी बिखरती हुई जिंदगी को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसे सुधीर के जिस्म से वही जानी पहचानी महक आई जो कभी उसे दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज महसूस कराती थी। सुधीर ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपना चेहरा साधना के बालों में छिपा लिया। उसकी उंगलियां साधना की पीठ पर ऐसे चल रही थी जैसे वो आखिरी बार उसके वजूद को महसूस कर लेना चाहता हो। और फिर साधना ने सुधीर के कान में फुसफुसा कर कहा, सुधीर, 7 साल पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था कि तुम कभी मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आने दोगे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज टूट रही थी। आज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। सुधीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे हमारा वो अधूरा रिश्ता वापस चाहिए। प्लीज मुझे वापस ले चलो। सुधीर का पूरा शरीर एक पल के लिए जड़ हो गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने साधना को और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुधीर की आवाज कांपने लगी। साधना, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, पर अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। दोनों के शरीर कांप रहे थे।
कुछ पल बाद जब वो अलग हुए तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। जज साहब, जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहे थे, उनकी अनुभवी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। अब आप दोनों बताइए, क्या फैसला है आपका? जज साहब, सुधीर ने कहा। उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास था। इन 6 महीनों में हमने सीखा कि अकेलेपन से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। हम एक दूसरे से लड़ सकते हैं, पर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। यह कागज हमारे रिश्ते का भविष्य तय नहीं कर सकते। हम अपना भविष्य खुद लिखेंगे, एक साथ। इसलिए हम ये अर्जी वापस लेना चाहते हैं। साधना ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। जी जज साहब, हम अपनी अर्जी वापस लेना चाहते हैं। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और अपनी आंखें पछीं। आप जानते हैं, जज साहब ने कहा, उनकी आवाज में एक पिता जैसी नरमी थी, मैं पिछले 30 सालों से इस कुर्सी पर बैठा हूं। हर रोज मैं रिश्तों को टूटते देखता हूं। हर रोज मैं उन चेहरों को देखता हूं जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे और अब एक दूसरे की जान लेने के तैयार हैं। पर आज मैंने पहली बार किसी रिश्ते में इतनी गहराई देखी है कि मेरी आंखें भी भर आईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, बस एक दस्तखत और सब खत्म। पर रिश्ते जोड़ना, उसे बचाना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत आप दोनों में है। आज आपने सिर्फ अपना रिश्ता नहीं बचाया, बल्कि दुनिया वालों के सामने भी एक मिसाल पेश की है। फिर उन्होंने अपनी मेज पर रखा हथौड़ा उठाया और मारा। एप्लीकेशन फॉर डिवोर्स इज डिसमिस्ड, केस क्लोज्ड। पूरे कोर्ट रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। साधना और सुधीर के वकील भी अपनी हैरानी छिपा नहीं पा रहे थे। जज साहब ने उन्हें देखा। जाइए और एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। इस बार एक दूसरे की बात सुनिएगा, इस बार एक दूसरे को समझिएगा, और सबसे जरूरी, गलती से भी एक दूसरे से जुदा होने के बारे में मत सोचिएगा। साधना और सुधीर ने एक साथ सिर झुकाया। सुधीर ने साधना का हाथ थामा। दोनों हाथ में हाथ डालकर कोर्ट की सीढ़ियां उतरने लगे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही 2 लोग हैं जो थोड़ी देर पहले तलाक लेने आए थे। तो दोस्तों, सुधीर और साधना ने अंत में जो फैसला लिया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस राज्य शहर से सुन रहे हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल क्राइम वार्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।